Friends, welcome to your channel Jubilant Classes and you are studying biology with अमित यादव सर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बेटा आज हम स्टडी करते हैं किडनी के अंदर डिफरेंट डिसऑर्डर्स क्या क्या जनरेट होते हैं ड्यूरिंग द एक्सक्रीशन प्रोसेस। जब एक्सक्रीटरी सिस्टम है हमारा तो उसमें कौन कौन से डिसऑर्डर्स आते हैं। ठीक है, तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या हो गया, डिसऑर्डर्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो सबसे पहले बात करते हैं यूरेमिया की। तो यूरेमिया क्या होता है, यह है एक्सक्रीटरी सिस्टम का वो डिसऑर्डर है जिसमें हाई कंसंट्रेशन हो जाती है नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन कंटेनिंग प्रोडक्ट्स लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, यूरिया, यूरिक एसिड, ठीक है, क्रिएटिनाइन एटसेट्रा। इस टाइप के नॉन प्रोटीनस ये हैं नॉन प्रोटीन बट नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, जब यूरिया का अकोमोडेशन ब्लड में हो जाता है नॉर्मल से हाई तो हम क्या बोल देंगे, यूरेमिया। इफ यूरिया कंसंट्रेशन इज हाई इन यूरिन देन द डिजीज इज कॉल्ड यूरेमिया। ठीक है, और जब यूरिया का कंसंट्रेशन ब्लड में ज़्यादा हो जाता है तो हम इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं, तो इट कैन बी रिमूव्ड, दिस हाई कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया कैन बी रिमूव्ड बाय हीमोडायलाइसिस। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट डिसऑर्डर पर, वो है रीनल फेलियर। रीनल फेलियर मीन्स किडनी फेलियर, मीन्स किडनी फेलियर। तो इस डिसऑर्डर में क्या होता है इस केस में कि जो हमारी किडनी है उसमें जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है वो सीज हो जाता है। तो हम क्या बोलेंगे, इन दिस सीजेशन ऑफ glomerular filtration take place। glomerular filtration है वो क्या हो जाता है, यहाँ पर सीज हो जाता है और हमारी किडनी है वो अब्रप्टली स्टॉप कर देती है वर्किंग, अब्रप्टली स्टॉप्स वर्किंग। अचानक से काम करना हमारी किडनी है वो बंद कर देती है और इस दौरान जो डेली जो यूरिन की आउटपुट है वो बहुत कम हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाता है, इस कारण से डेली यूरिन आउटपुट, डेली यूरिन आउटपुट क्या हो जाती है, नॉर्मल से बहुत कम हो जाती है और वो हो जाती है लेस देन 50 ml, लेस देन 50 ml। और जब यूरिन की आउटपुट बहुत कम हो जाती है देन उस समय हम इसको क्या कहते हैं, एन्यूरिया, देन इट वुड बी एन्यूरिया। क्लियर, क्या बोलेंगे इसको, एन्यूरिया। इसको भी फिर हम ठीक कैसे कर सकते हैं, इट कैन बी ट्रीटेड बाय हीमोडायलाइसिस। इसको भी हम हीमोडायलाइसिस की हेल्प से ही ठीक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो अपना डिसऑर्डर है वो है भाई रीनल कैलकुलाई। जो रीनल कैलकुली है इसको हम किडनी स्टोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, किडनी स्टोन। अब बात ये आती है जो किडनी में ये स्टोन बनी है ये कैसे बनी है। तो बेटा कैसे बनती है ये स्टोन, एक्चुअली ये एक इनसोल्यूबल क्रिस्टलाइन साल्ट है। क्या है,
it is a mass of insoluble crystalline mass of insoluble crystalline salt। ठीक है, और ये साल्ट किसका है, कौन से ये साल्ट्स होते हैं, तो ये कौन सा साल्ट है, ऑक्सलेट साल्ट है। ठीक है, क्या होते हैं ये, ऑक्सलेट्स। और आपको पता है कि हमारी बॉडी में ऑक्सलेट, जैसे ही हम भाई मान लीजिए सिट्रिक एसिड कंटेनिंग या फिर सिट्रस फ्रूट्स हम खाते हैं, जैसे आपके पास ऑरेंज है, लेमन है, आपके पास टोमेटो है, तो इन सभी में क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है। और ये सिट्रिक एसिड है, ये भी क्या बनाता है, किडनी स्टोन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कैसे, आप देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं टोमेटो का। ठीक है, टोमेटो के अंदर जो एसिड होता है, ऑक्जेलिक एसिड होता है, तो वो ऑक्जेलिक एसिड है वो कैल्शियम के साथ मिल जाता है हमारी बॉडी में, ब्लड में, और वो क्या बन जाता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट बन जाता है। तो कैल्शियम ऑक्जेलेट है वो क्या बन गया, साल्ट। जैसे कि साल्ट का एग्जांपल ले लें, ऑक्जेलेट है, इसको स्पेशल हम एग्जांपल ले लें तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्जेलेट। क्या हो गया भाई, कैल्शियम ऑक्जेलेट। और जो ये साल्ट है ये कहाँ पर, हमारे नेफ्रॉन्स के अंदर डिपॉजिट हो जाता है और वहां पर एक स्टोन की फॉर्म लेता चला जाता है कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, ओके। फिर बात आती है कि अगर ये किडनी में स्टोन बन गई है तो क्या होगा। अब बनती जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही जिस दिन इसकी थोड़ी बहुत ही मूवमेंट स्टार्ट होगी तो कुछ सिम्टम्स अपीयर होंगे, जैसे कि बैक पेन, ठीक है, और बैक भी कोलाइक पेन। ठीक है, क्या है, अपने जस्ट बैक साइड में किडनी के पीछे वहां पर बहुत ही जबरदस्त दर्द होता है। ठीक है, ओके। तो ये है अपने पास में रीनल कैल्कुलाई। उसके बाद में नेक्स्ट डिसऑर्डर देखते हैं, और नेक्स्ट है हमारा नेफ्राइटिस। जो नेफ्राइटिस है ये क्या है, चलिए, तो इसमें क्या होता है, नेफ्राइटिस में एक्चुअली ये नॉन स्पेसिफिक टर्म है, इट इज नॉन स्पेसिफिक टर्म। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है, इन्फ्लामेशन है, और इन्फ्लामेशन हमारी किडनी में किसी पार्ट में हो सकती है, उसी पार्ट के अकॉर्डिंग हम उस डिसऑर्डर का नाम दे देंगे। तो यहाँ क्या बताएंगे हम, जैसे कि नेफ्राइटिस है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार थोड़ा सा एक बार स्पेलिंग को देखना आप लोग, यहाँ पर एक बार मिस्टेक हो गया है। ठीक है, क्या है, PYEL, एक दो बार से बनाते हैं इसको, PYELO, पाइलोनेफ्राइटिस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी किडनी के अंदर, आपको हमने फर्स्ट क्लास में बताया था, आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं, कि जो किडनी है जब उसका TS देखते, उसका LS देखते हैं, कट देखते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं, तो उसके डिफरेंट रीजन्स बताए थे हमने। तो वहाँ हमने बताया था रीनल, पेल्विस, मेडुलरी टिश्यूज, कॉर्टेक्स, ये सारी चीजें बताई थी। तो पॉलीनेफ्राइटिस में क्या होता है, पाइलोनेफ्राइटिस में, कि जो रीनल पेल्विस है और मेडुलरी टिश्यू है उनमें इन्फ्लामेशन हो जाती है। ठीक है, क्या बताया मैंने, पॉलीनेफ्राइटिस के अंदर एक तो मेडुलरी टिश्यू है उनमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, मेडुलरी टिश्यूज में इन्फ्लामेशन हो जाती है फर्स्ट, और जो सेकंड है वो कहाँ इन्फ्लामेशन हो जाती है, रीनल पेल्विस में इन्फ्लामेशन हो जाती है, और उसको हम बोल देंगे पाइलोनेफ्राइटिस। अब अगर ये ग्लोमेरुलाई अगर इन्फ्लामेट हो जाती हैं तो हम क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस।
ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अगर ग्लोमेरुलाई इन्फ्लामेट हो जाती हैं, अगर ग्लोमेरुलाई का इन्फ्लामेशन हो जाता है तो क्या हो जाता है भाई? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इनका जो ट्रीटमेंट है वो कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन इस कंडीशन के अंदर जो ग्लोमेरुलस हैं वो नॉन फंक्शनल हो जाते हैं, और ग्लोमेरुलस नॉन फंक्शनल हो जाएंगे तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस नहीं होगा। इसलिए उस इंडिविजुअल को कंपल्सरी है, ही हैज टू गो फॉर आर्टिफिशियल किडनी ही इसका प्रावधान है, अदरवाइज कोई ट्रीटमेंट इसका नहीं है। अब है हमारे पास नेक्स्ट हाइपरटेंशन। देखिए बेटा, हाइपरटेंशन जो है वो यहाँ कैसे कॉज होती है, तो हम यहाँ बताएंगे कि रेनिन किस प्रकार से रिस्पॉन्सिबल है हाइपरटेंशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ हम बताएंगे कि हाइपरटेंशन इज कॉज्ड बाय रेनिन। रेनिन क्या बताया था हमने? किडनी का हार्मोन। ठीक है, ये जब लार्ज अमाउंट में सीक्रेट होता है, व्हेन इट इज सीक्रेटेड इन लार्ज अमाउंट, जब ये लार्ज अमाउंट में रेनिन हार्मोन सीक्रेट होता है तो क्या होगा? इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एंजियोटेंसिन। ठीक है, इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ एंजियोटेंसिन। एंजियोटेंसिन की फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। एंजियोटेंसिन हमने क्या बताया था? ब्लड की ये प्रोटीन। ठीक है, और इसकी वजह से इट लीड्स टू द हाइपरटेंशन। तो दिस इज द हाउ कि किस प्रकार से रेनिन है वो हाइपरटेंशन कॉज करती है। नेक्स्ट है वो हम कर लेते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। देखिए, डायबिटीज इंसिपिडस क्या है? आपको पता है कि डायबिटीज इंसिपिडस एडीएच की कमी से होता है। देन इट वुड बी ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच हार्मोन। एडीएच हार्मोन की कमी से डायबिटीज इंसिपिडस होता है। अब देखिए, अब बात आती है एडीएच कौन सीक्रेट करता है। देन हम बताएंगे, आपको लास्ट क्लास में बताया था एडीएच इज सीक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस बट is released by posterior lobe of pituitary gland. Lobe of pituitary gland, जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड की पोस्टीरियर लोब है वो क्या सीक्रेट करती है? एडीएच। अब जब इसकी कमी होती है तो क्या होगा? वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो इसकी वजह से क्या होगा? वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। वाटर एब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन बोल लीजिए, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, नॉट टेक प्लेस। अब जब नहीं होगा तो क्या होगा? यूरिन कैसा होगा? डाइल्यूटेड, और अमाउंट भी क्या होगा? मोर। तो इसको हम क्या बोलते हैं? और वो इंसान बार बार यूरिन पास आउट करने के लिए जाएगा। अब देखते हैं कि एडीएच है इसको हम क्यों ऐसा कहते हैं एडीएच? वाई इट इज सो कॉल्ड?
वो क्वेश्चन अभी बोला था, फिर से रिपीट करते हैं कि वाई ADH इज सो कॉल्ड। देखो यही जो बात हमने अभी बताई थी उसी का ही क्वेश्चन है कि ADH क्या करता है भाई, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करता है। और भाई नेफ्रॉन के किस पार्ट में रीअब्जॉर्प्शन करता है, ये करता है डिस्टल पार्ट, ठीक है। कहाँ करता है ये, नेफ्रॉन के डिस्टल पार्ट में, एंड प्रिवेंट्स डायूरेसिस, एंड प्रिवेंट्स डायूरेसिस। डायूरेसिस क्या होता है, एक्सेसिव यूरिन पास आउट करना, यूरिनेशन, एक्सेसिव यूरिनेशन इज नोन एज डायूरेसिस। एक और हमने पॉइंट बताया, डायूरेसिस क्या है, एक्सेसिव यूरिन पास आउट करने के फिनोमेना को, प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इवेंट को क्या बोलेंगे, डायूरेसिस। और एडीएच का काम हमने क्या बताया है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करना। इट मीन्स एक्सेसिव यूरिन को पास आउट करने से प्रिवेंट करता है। इट मीन्स डायूरेसिस को क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है। इसलिए हमने क्या बोला इसको, वाई इट इज सो कॉल्ड एडीएच, ठीक है। अब आप लोगों को बताया था अभी मैंने एक सेकंड पहले, डायबिटीज इंसिपिडस, क्या बताया था, डायबिटीज इंसिपिडस। तो जब यूरिन पास आउट होता है, डाइल्यूटेड यूरिन पास आउट होता है, ठीक है, डाइल्यूटेड यूरिन पास आउट हुआ, तो उस दौरान यूरिन के थ्रू बॉडी से पानी बहुत ज़्यादा निकल गया है, तो उस समय हमें थ्रस्ट भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। बार बार पानी पिएंगे, बार बार यूरिन पास आउट करने के लिए भी जाएंगे, ठीक है। तो ये इसका बेसिक डिफरेंस है कि भाई डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मेलिटस में, ठीक है। डायबिटीज मेलिटस किसकी वजह से होता है, वो होता है, चलो एक बता देता हूँ यहाँ, डायबिटीज मेलिटस है वो होता है डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, और इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या होगा, ब्लड में शुगर का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज, ठीक है। ये थे हमारे पास कुछ डिसऑर्डर्स ऑफ द किडनी के डिफरेंट डिसऑर्डर्स हमने पढ़े हैं। और अब हम स्टडी करते हैं कि भाई हमारे पास जो आर्टिफिशियल किडनी है वो सबसे पहले कैसे आई, कैसे वो काम करती है और हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। बेटा हमने डिजाइन की है आर्टिफिशियल किडनी थोड़े से सिंपल से वे में। देखिए ये वो किडनी है, एक मशीन है जो हम हॉस्पिटल्स में इसको इंस्टॉल करते हैं, और जो इंसान जिसको ब्लड फिल्टर करने की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी किडनी फेल हो चुकी है, नेफ्रॉन्स काम नहीं कर रहे हैं, तो हमारे पास यही एक टेक्निक है हीमोडायलिसिस, जिसकी हेल्प से हम उस इंसान के ब्लड को फिल्टर कर सकते हैं। तो जिस भी इंसान को हीमोडायलाइजर की जरूरत पड़ती है, हीमोडायलिसिस की जरूरत पड़ती है, उसके रेडियल आर्टरी से ये ट्यूब निकालेंगे, ब्लड को ट्यूब के थ्रू निकालेंगे ब्लड को। तो ये हो गया रेडियल आर्टरी ऑफ दैट पर्सन, यहाँ से ब्लड आया और जो ये ट्यूब है, इन ट्यूब के थ्रू ब्लड जो है फिल्टर करेगा। अब देखिए आपको पता है कि बॉडी से बाहर आते ही ब्लड क्या हो जाता है, सीज हो जाता है, क्लॉट बन जाता है। इसलिए हम यहाँ पर क्या डालते हैं, हिपारिन, क्या डालते हैं, हिपैरिन, ठीक, ओके। और आपको पता है कि जैसे ही ब्लड इसमें आएगा, इस ट्यूब के थ्रू रन करता है, और जो ये ट्यूब है हम बात करते हैं किसकी बनी हुई है, और जहाँ बाहर जो ये फ्लूइड है, ये फ्लूइड क्या है, ये जो फ्लूइड है इसको हम बोलते हैं डायलाइजिंग फ्लूइड, डायलाइजिंग फ्लूइड, ठीक है। और अब बात करते हैं कि ये जो फ्लूइड है इसकी कंपोजिशन
क्या है, क्या बात कर रहे हैं कि इसकी कंपोजिशन क्या है, और ये एक्चुअली इस प्रकार से एक चैम्बर है, डायलाइजिंग फ्लूइड इसके अंदर है, फ्रेश। अब क्या किया जाता है कि इसमें यहाँ से इस फ्लूइड को पंप किया जाता है और ये फ्लूइड यहाँ आ गया है। इस फ्लूइड के अंदर ये जो ट्यूब हैं ये पड़ी हुई हैं, और सेम वे यहाँ से दूसरे पार्ट से इधर से कहीं से भी इस फ्लूइड को हम क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, इसको यहाँ कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, क्या कर लेंगे, इसको यहाँ पर हम कलेक्ट। ये जो फ्लूइड है ये कौन सा है, यूज्ड फ्लूइड है, क्योंकि यहाँ से गया था। तो जो डायलाइजिंग फ्लूइड है, इस फ्लूइड के अंदर क्या है, ये ट्यूब पड़ी हुई हैं, और जो ये ट्यूब हैं इनको हम क्या कहते हैं, ये है सेलोफेन ट्यूब। मीन्स ये किसकी बनी हुई है सर, सेल्यूलोज से। किससे बनी हुई है, सेल्यूलोज से। और किस तरह बिहेव करती हैं, बिहेव्स एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। किसकी तरह बिहेव करते हैं भाई, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती हैं। अब क्या होता है कि हम बात कर रहे थे जो ये डायलाइजिंग फ्लूइड है इसकी कंपोजिशन क्या है, तो हमारा आंसर क्या होगा भाई, कंपोजिशन ऑफ डायलाइजिंग फ्लूइड इज देखिए क्वेश्चन है यहाँ, ट्विस्ट है, इज सेम एज दैट ऑफ ब्लड प्लाज्मा। हमारा जो ब्लड है उसमें जो प्लाज्मा है उसकी कंपोजिशन और डायलाइजिंग फ्लूइड की कंपोजिशन क्या है, सेम है, एक्सेप्ट, देखिए नीट के क्वेश्चन है, एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट क्या क्या बताए थे, जैसे कि यूरिया, जैसे कि यूरिक एसिड, जैसे कि क्रिएटिनाइन एंड मैनी मोर। ऐसे बहुत सारे नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट हैं। फिर से सुन लीजिए, क्या क्या बताया, यूरिया, यूरिक एसिड, ठीक है, क्रिएटिनाइन, ऐसे बहुत सारे नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट हैं जो यूरिन में होते हैं। तो ये सिर्फ नहीं होते इस फ्लूइड में, इसलिए क्या होता है कि देखिए ये कहाँ थे, ये ब्लड में थे सब, क्योंकि वेस्ट हैं ये हमारी बॉडी के लिए किसके थ्रू रन कर रहे हैं, ब्लड के थ्रू। तो क्या होता है कि इसकी हेमोडायलाइजिंग फ्लूइड की कंपोजिशन और हमारे ब्लड की कंपोजिशन क्या बताई, बिल्कुल सेम बताई है। तो ब्लड के अंदर केवल वो सब मटेरियल्स जो इस फ्लूइड में नहीं हैं वही बाहर आ जाएंगे, बाकी ब्लड के अंदर ही रहेंगे। तो इसलिए जितने भी ये नाइट्रोजन्स वेस्ट हैं ये कहाँ आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। किसमें आ गए, डायलाइजिंग फ्लूइड में। अब जो डायलाइजिंग फ्लूइड है, यूज्ड जो डायलाइजिंग फ्लूइड है, ये ऐसे चलता रहेगा और यहाँ हम इसको करेक्ट कर लेंगे, और फ्रेश है वो यहाँ नीचे से हम इसको पंप करते रहेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ से जैसे ही ब्लड एंटर करता है तो ब्लड का फिल्ट्रेशन होता जाता है और ब्लड में से जो वेस्ट है वो इस डायलाइजिंग फ्लूइड में आते जाते हैं और ब्लड है यहाँ तक क्या होता चला जाता है भाई, प्योर होता चला जाता है। मीन्स आप कह सकते हैं कि साफ होता चला जाता है, फिल्टर होता चला जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ तक जो है ना हम बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे कि जो हमने यहाँ से ब्लड फिल्टर किया है, अब ये तो कहाँ से निकाला था, देखिए रेडियल आर्टरी से, और अब ये तो प्योर हो गया है। इम्प्योरिटीज थी वो सब निकल गई है। इम्प्योरिटीज कहाँ आ गई है, वो सब आ गई इस फ्लूइड के अंदर। ठीक है, तो हम बोल देंगे इम्प्योरिटीज कम टू द डायलाइजिंग फ्लूइड।
इम्प्योरिटीज कहाँ चली गई हैं? मूव टू डायलाइजिंग फ्लूइड, उसमें चली गई है। तो ब्लड क्या हो गया है? फिल्टर। ब्लड क्या हो गया? प्योर। अब देखिए हम ये जो ब्लड यहाँ से प्योर किया है, ये हम कहाँ इंसर्ट करेंगे? उसी इंसान के, देखिए यहाँ से हमने कहाँ से निकाला है? रेडियल आर्टरी से। अब हम उसको इंसर्ट करेंगे रेडियल वेन में। कहाँ इंसर्ट करेंगे? रेडियल वेन में, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं कि इस ब्लड का टेम्परेचर चेक करते हैं और टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर और क्या देते हैं? एंटी हिपेरिन, ठीक है। वहां हमने हिपेरिन ऐड किया था ताकि ब्लड क्लॉट ना हो, और जो हमने बाहर से ऐड किया था उसी को इनएक्टिव करने के लिए हमने क्या डाल दिया इसमें? एंटी हिपेरिन, क्योंकि अंदर जाकर के हमारी बॉडी वाला हिपेरिन है वो काम करेगा, ठीक है। इस प्रकार से हमने रेडियल आर्टरी से ब्लड को निकाला और यहाँ फिल्टर हुआ। फिल्टर होने के बाद में क्या हुआ? प्योर हो गया। प्योर के बाद में हमने इसको रेडियल वेन के अंदर इसको इंसर्ट कर दिया है। अब बात ये आई कि जो आर्टिफिशियल किडनी है, देखो हमने आर्टिफिशियल किडनी क्या बोला है? हीमोडायलाइसिस, और इस मशीन को हीमोडायलाइजर भी कहते हैं। हीमो का मतलब यहाँ क्या किससे है? यहाँ है ब्लड से। तो सबसे पहले जो हीमोडायलाइसिस किया वो एक डॉक्टर साहब थे, और उनका नाम क्या था? उनका नाम था बेल्डिंग, ठीक है। डॉक्टर एच बेल्डिंग, इन्होंने इसको डिस्कवर किया था, डिजाइन किया था। इट मीन्स he is the inventor of the hemodialyzer, ठीक है। ओके, अब हम चलते हैं कि भाई किडनी ट्रांसप्लांटेशन कैसे करते हैं, और सबसे पहले कहाँ किया गया था, कैसे किया गया था। देखिए क्या स्टडी करते हैं? किडनी ट्रांसप्लांटेशन। तो देखिए किडनी ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत कब पड़ती है? देखिए जब किडनी फेल हो गई, क्या होगी? किडनी फेलियर हो, और किडनी फेलियर को हम ठीक करने के लिए क्या बताया था हमने? हीमो डायलाइसिस। अब यहाँ किडनी फेल हो गई और हीमोडायलिसिस काम नहीं कर रहा है, कोई ड्रग्स भी काम नहीं कर रही हैं, तो हमारे पास इसका जो ऑप्शन बन के आता है वो क्या आता है भाई? किडनी ट्रांसप्लांटेशन। अब बात ये आती है कि सबसे पहले किडनी हम पढ़ेंगे कि किडनी ट्रांसप्लांट सबसे पहले किसने किया, ठीक है। और किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं तो किस इंसान से वो किडनी हमें लेनी चाहिए, मीन्स वो डोनर भी कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले जो किडनी ट्रांसप्लांट की थी वो की थी फर्स्ट वर्ल्ड की जो फर्स्ट सक्सेसफुल किडनी जो ट्रांसप्लांट की थी वो थी, किसने की थी? डेविड ह्यूमन ने, और किसने? डेविड ह्यूमन और जोसेफ केले ने। फर्स्ट वर्ल्ड्स फर्स्ट किडनी ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है, वाज फर्स्ट किडनी ट्रांसप्लांटेशन इन्होंने की थी। लेकिन कहाँ की थी? ये इन्होंने की थी एट पेटर बैंड ब्रिंघम, पेटर बैंड ब्रिघम, ठीक है, ब्रिघम हॉस्पिटल। कब? 1954 में, ठीक है। 1954 में इन्होंने फर्स्ट सक्सेसफुल किडनी ट्रांसप्लांट की थी। और यहाँ जो रेसिपिएंट था, किडनी को रिसीव करने वाला जो इंसान था वो था रिकार्ड। कौन था? रिकार्ड। वैसे इसका पूरा नाम है रिकार्ड हेरिक। रिकार्ड हेरिक, ठीक है। उस किडनी ट्रांसप्लांटेशन के बाद
आफ्टर इट 8 ईयर्स तक वो जिंदा रहा, लाइव्ड फॉर 8 ईयर्स। ठीक है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन के बाद 8 साल तक क्या रहा, वो जिंदा रहा। ठीक है, इससे पहले एक ऐसी रिपोर्ट भी ली गई थी कि फर्स्ट जो किडनी ट्रांसप्लांट परफॉर्म की गई थी वो आइडेंटिकल ट्विंस में की गई थी, 1954 में ही आइडेंटिकल ट्विंस में की गई थी। और जो आइडेंटिकल ट्विंस में की गई थी, ठीक है, वो किसने की थी, वो की थी डॉक्टर चार्ल्स हाफनेगल ने, डॉक्टर चार्ल्स ठीक है, इन्होंने फर्स्ट कह सकते हैं आप किडनी ट्रांसप्लांट की थी। ठीक है, किसमें, आइडेंटिकल ट्विंस के अंदर की थी। और ये किडनी ट्रांसप्लांटेशन है, ये कहाँ की थी, ये सर्जरी के थ्रू वाशिंगटन में की थी, वाशिंगटन में की थी। अब बात आती है कि इंडिया की, तो इंडिया के अंदर फर्स्ट, इंडिया में फर्स्ट सक्सेसफुल किडनी ट्रांसप्लांट कब की गई और कहाँ की गई। फर्स्ट सक्सेसफुल किडनी ट्रांसप्लांट इंडिया में दिसंबर 1971 में की गई। 1 दिसंबर 1971 में फर्स्ट सक्सेसफुल किडनी ट्रांसप्लांट की गई इंडिया के अंदर। कहाँ पर, CMC वेल्लोर, CMC वेल्लोर। CMC क्या है, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज। क्या है, CMC क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, जो कहाँ है, वेल्लोर, वेल्लोर। ठीक है, तो ये हो गया भाई 1 दिसंबर 1971 को इंडिया में फर्स्ट सक्सेसफुल किडनी ट्रांसप्लांट की एट CMC वेल्लोर। और वेल्लोर कहाँ है बेटा, ये है तमिलनाडु में, तमिलनाडु में है। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं कि भाई जो CMC वेल्लोर में जो किडनी ट्रांसप्लांट की थी वो कितनी ईयर्स का पर्सन था, वो था 35 ईयर ओल्ड। क्लियर, ओके। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर स्किप करते हैं और वो है हमारा, अब हम बात करते हैं कि भाई किडनी ट्रांसप्लांटेशन में सक्सेस रेट क्या है। अगर हम इनका रेट निकालें, वे कितने पर्सन्स को हमने ये डोनेट किया है, तो उसका रेट क्या है। देखो, अगर हम करते हैं आइसोग्राफ्ट, आइसोग्राफ्ट क्या होते हैं, आइडेंटिकल ट्विन से करते हैं, तो वो क्या करते हैं, कहते हैं उसको आइसोग्राफ्ट। आइडेंटिकल ट्विन से अगर हम ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, किडनी ट्रांसप्लांटेशन फ्रॉम द आइडेंटिकल ट्विन्स, देन इट वुड बी आइसोग्राफ्ट, एंड ये ऑलवेज सक्सेसफुल है, ऑलवेज सक्सेसफुल, हमेशा ये सक्सेसफुल रहती है, हमने जितना अब तक ऑब्जर्व किया है। ठीक है, अगर दूसरे किसी पर्सन से लेते हैं अदर देन द आइडेंटिकल ट्विन्स, तो उसको कहते हैं एलोग्राफ्ट। ठीक है, इफ donor is other than identical twin, if donor is other than identical twin, then ये क्या होता है, एलोग्राफ्ट। क्या होता है ये, एलोग्राफ्ट। ठीक है, ये भी सक्सेसफुल होता है, इट इज यूजुअली सक्सेसफुल, बट some immunosuppressants are given, immunosuppressants are given like cyclosporin A,
ये कुछ ड्रग्स होती हैं जो इम्यूनोसप्रेसेंट का काम करती हैं। ये क्या करती हैं, जो टी सेल्स होती हैं को क्या कर देती हैं, स्प्रेस कर देती हैं। तो हम बताएंगे इम्यूनोसप्रेसेंट लाइक साइक्लोस्पोरिन ए स्प्रेसिस द टी सेल्स, स्प्रेसिस द टी सेल्स को क्या कर देती हैं, ये स्प्रेस कर देती हैं। ये इम्यूनोस्प्रेसिव स्प्रेसेंट जो ड्रग्स होती हैं ये दी जाती हैं जर्नली, ठीक है, क्योंकि क्या करते हैं इम्यून सिस्टम को कुछ समय के लिए वो क्या कर देती हैं, स्प्रेस कर देती हैं, ताकि वो जो हमने ग्राफ्ट लिया है या फिर जो पार्ट हमने दूसरे इंसान से लिया है उसको हमारी बॉडी रिजेक्ट ना करे। इस प्रकार से इम्यूनोसप्रेसेंट दे करके हम क्या कर सकते हैं, वी कैन प्रिवेंट द रिजेक्शन ऑफ ग्राफ्ट, अब बात यह है कि ग्राफ्ट क्या है। देखिए बेटा, जो ऑर्गन हमने किसी दूसरे से लिया है तो वो जो ऑर्गन है उसको ग्राफ्ट कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम ग्राफ्टिंग भी कहते हैं, ठीक है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, वो है रेसिपिएंट एंड डोनर मैचिंग। भाई जो रेसिपिएंट है और जो डोनर है उनके अंदर क्या कॉमन पॉइंट्स होने चाहिए, ठीक है। तो इससे पहले किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं वहां, उससे पहले हम 3 फैक्टर्स को टेस्ट करते हैं। तो टेस्टिंग ऑफ 3 फैक्टर्स प्रायर टू या फिर बिफोर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, उससे पहले हम 3 फैक्टर्स को टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास ब्लड ग्रुप, ठीक है। हमारे पास पहला क्या आता है, ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो इट शुड बी सेम, डोनर रेसिपिएंट का जो ब्लड ग्रुप है क्या होना चाहिए, इट शुड बी सेम। मान लीजिए ए है, ए होना चाहिए दोनों का, बी है, बी होना चाहिए, ओ है, ओ भी होना चाहिए, इट शुड मैच। फर्स्ट फैक्टर हमने ये देखा, अब हम चलते हैं सेकंड फैक्टर पर। तो जो सेकंड फैक्टर है वो है HLA। HLA क्या होता है, ये है ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, ठीक है। तो ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन है, ये कहाँ होता है, ल्यूकोसाइट्स के सरफेस पर। ल्यूकोसाइट का मतलब RWBC, तो इनके सरफेस पर ये होना चाहिए, ये सभी के सरफेस पर होता है HLA, WBC के सरफेस पर, और इंडिविजुअल इनहेरिट इट, ठीक है, एज ए सेट ऑफ 3 एंटीजन्स फ्रॉम फादर एंड 3 सेट ऑफ एंटीजन फ्रॉम द मदर, ठीक है। ये इनहेरिट होते हैं, इनहेरिट एज 3 सेट ऑफ एंटीजन कहां से, फादर से, एंड 3 सेट ऑफ एंटीजन फ्रॉम मदर्स, ठीक है। ये 3 सेट में, 3 के सेट में ये एंटीजन्स हैं WBCs के साथ इनहेरिट होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में, ठीक है। हाई नंबर जितना इनका मैचिंग का होगा उतने ही चांसेस हैं वो किडनी ग्राफ्ट के सक्सेसफुल के ज्यादा होते हैं। तो हाई नंबर ऑफ मैचिंग ऑफ दीज एंटीजन्स, हाई नंबर ऑफ मैचिंग ऑफ दीज एंटीजन्स, जैसे इनका मैचिंग का नंबर ज्यादा होगा तो सक्सेसफुल जो है रेट ज्यादा होगा, हाई होगा, and it would be long time, ठीक है, it would be successful for a long time। और जो थर्ड बच गई वो हमारे पास क्या है, एंटीबॉडीज, क्या बच गया हमारे पास, एंटीबॉडी। हम इस अब क्या चेक करेंगे इसमें, एंटीबॉडीज की, ठीक है। स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड ऑफ रेसिपिएंट एंड डोनर, ये मिक्स कर दिए जाते हैं ट्यूब में। अगर वहां कोई रिएक्शन नहीं होती है देन रेसिपिएंट इज एबल टू एक्सेप्ट द किडनी। तो क्या किया मैंने कि रेसिपिएंट और डोनर, रेसिपिएंट और डोनर से हमने क्या ले लिया, ब्लड ले लिया,
and mixed in test tube. If there is no reaction, then it would be सक्सेसफुल। ठीक है, नो रिएक्शन तो क्या होगा फिर यहाँ पर सक्सेसफुल होगा। ठीक है, मीन्स रेसिपिएंट एक्सेप्ट द किडनी, रेसिपिएंट क्या करेगा भाई, किडनी को एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है बेटा, तो ये थी आज की अपनी क्लास ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। जैसे कि हमने पहले पढ़े थे डिसऑर्डर्स ऑफ द किडनी, फिर हमने क्या था कि हीमोडायलिसिस कि भी किडनी फेलियर हो जाती है, कुछ डिसऑर्डर ठीक नहीं होते हैं तो हमारे पास क्या ऑप्शन है। फिर हमने लास्ट सारे ही ऑप्शन फेल हो जाते हैं तो हमारे पास नया ऑप्शन निकल के आता है, वो है किडनी ट्रांसप्लांटेशन, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। तो हम जो सक्सेसफुल रेट ज़्यादा होता है वो होता है आइसोग्राफ्ट में। तो हम ये चाहेंगे कि अगर जरूरत पड़े तो आइसोग्राफ्ट या फिर आइडेंटिकल ट्विन से हम इसको रिसीव करें। ओके स्टूडेंट्स, ये थी आपकी क्लास। होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आप एज यूजुअल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। बाकी थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। ओके।